कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनी 2026। नोटिफिकेशन आते ही एक्साइटमेंट काफी ज्यादा थी क्योंकि काफी एस्पायरेंट कोल इंडिया एंटर करना चाहते हैं और इससे बेटर क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, राइट। बट जैसे ही नजर पड़ी सिलेबस पे, एक्साइटमेंट यहां से यहां आ गया। ऐसा क्या सिलेबस था कि एक्साइटमेंट में इतना डिप देखने के लिए मिला, हम भी देखते हैं। यह है आपका सिलेबस कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनी 2026 के लिए। जब आप सिलेबस को ध्यान से देखते हैं तो आपको दिखते हैं दो पेपर इक्वल वेटेज के, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, एक प्योरली नॉन टेक्निकल पेपर, एक प्योरली टेक्निकल पेपर। अभी तक भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम एसएससी जेई की बात करें, गेट की बात करें, हमारा अप्रोच तो सेम ही रहता है। अप्रोच सेम नहीं रहता है। आप एसएससी जेई की बात करते हैं, सीबीटी 1, सीबीटी 2। सीबीटी 1 में आपके पास टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल होता है। तो अगर आपका नॉन टेक्निकल थोड़ा वीक भी है तो टेक्निकल के भरोसे आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करने का एम करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि क्योंकि सीबीटी 2 आपका प्योरली टेक्निकल है तो सीबीटी 1 जैसे तैसे बस क्वालिफाई हो जाए, सीबीटी 2 में तो फोड़ ही देंगे और इसी तरीके से आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। सेम गोज विद गेट। गेट में जो आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग डिसाइड होती है वो प्योरली टेक्निकल के बेसिस पे होती है क्योंकि वेटेज बहुत ज्यादा है टेक्निकल का। बट जब आप इस पूरे सिलेबस को देखते हैं तो आपको दिखता है इक्वल वेटेज, यानी आप कहीं से भी अपने किसी भी नॉन टेक पोर्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। और नॉन टेक पोर्शन एक बहुत बड़ा सिलेबस है। आपको दिख रहा है सबसे ऊपर जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज लिखा हुआ। एवरीथिंग अंडर द स्काई कम्स अंडर जनरल अवेयरनेस। क्या पढ़ोगे, क्या छोड़ोगे। मैं मानती हूं कि मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग का जो पूरा का पूरा मेंटल एबिलिटी और आई शुड से न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग का जो पोर्शन है उसमें आपकी स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि आप एक ग्रेजुएट है, आप बैचलर्स की डिग्री है आपके पास। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूं कि बेसिक ऑफ मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग आपको बनती होगी। वहीं पे जब बात होती है जनरल इंग्लिश की तो कुछ लोगों के लिए फिर ये बड़ा सब्जेक्टिव टॉपिक हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए बहुत ईजी होने वाला है, वहीं कुछ लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट पोर्शन होगा। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज तो एक डिफिकल्ट पोर्शन है, मैं इसके लिए अग्री करती हूं क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर मैं इस पूरे पेपर को छोड़ के आती हूं आपके पेपर नंबर 2 पे, ये एक प्योरली टेक्निकल पेपर होने वाला है और यहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट दिखेंगे, या आप जिस भी ब्रांच से आते होंगे ब्रांच रिलेटेड सारे सब्जेक्ट दिखेंगे। अगेन 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स, 1 मार्क ईच। कोई भी यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने के लिए मिलेगी। इससे मैक्सिमम लोगों को ये लगेगा कि इस पेपर में तो अपीयर करना ही है, तुक्का मार्क एग्जाम निकल जाएगा। मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूं कि आपकी प्रिपरेशन 80% हो और फिर 4 क्वेश्चंस में आपको तुक्का मारना हो, जिसमें आपने 2 ऑप्शंस खुद से एलिमिनेट कर दिए हैं कि ये दोनों ऑप्शंस तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। 2 ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन हो, 50-50 जब आपके दिमाग में चल रहा हो तो शायद तुक्का काम आ सकता है। बट अगर आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो तुक्का आपको कभी भी किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हेल्प नहीं कर सकता। तो आपको 90% चीजें आनी चाहिए, तभी 10% में आपका तुक्का चलेगा। इस बात को समझ लीजिएगा। मैं आपको सबसे पहले क्लैरिटी दे देना चाहती हूं कि आप अगर एक फ्रेशर हैं, यानी आपने अपनी प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है या पिछले 3 से 4 महीनों से सिर्फ सीरियस स्टडी कर रहे हैं, तो दिस एग्जाम इज नॉट फॉर यू। आप खुद से सिलेबस को ध्यान से देखिए। आप कैसे ऐसा सोच सकते हैं कि सिर्फ यहां पे एक नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मैं अपने आधे अधूरी प्रिपरेशन के साथ जाके इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लूंगा या कर लूंगी? बिल्कुल भी नहीं। आपने अगर एक बार कम से कम अपने पूरे सिलेबस को कवर कर रखा है ऑलरेडी, तभी ये एग्जाम आपके लिए डुएबल है। क्योंकि मैं यहां पे खड़े होके, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके फेक प्रोमिसेस नहीं कर सकती। किसी भी तरीके का स्ट्रैटेजी एक फ्रेशर को ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं करा सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपके 9 to 10 सब्जेक्ट्स टेक्निकल में ऑलरेडी क्लियर हैं या प्रिपेयर्ड हैं, आपके 1 से 2 सब्जेक्ट बचे हैं, या आपने सब कुछ एक बार पढ़ा है, आपका रिविजन बचा हुआ है, या आपने कम से कम पूरा नॉन टेक रेडी कर रखा है किसी रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए, टेक्निकल का 50% हो रखा है, अब आपको बाकी का टेक्निकल देखना है, तो फिर भी ये डुएबल साउंड करता है। यानी आप अगर पिछले साल, 2 साल, 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तभी ये एग्जाम आपके लिए डुएबल होने वाला है। सिलेबस दिख रहा है आपको। कभी भी कोई एडुकेटर आपके दिमाग में 3-2 महीने में पूरा सिलेबस नहीं डाल सकता। आप चाहे रिकॉर्डेड वीडियो देखिए, चाहे लाइव वीडियो देखिए। ऑल्सो काफी सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। दैट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। क्वेश्चन प्रैक्टिस तब काम आती है जब आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है। एक सब्जेक्ट को जब आप पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर को जब आप पढ़ते हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस उठता है।
इसके बाद उस क्वेश्चन और आई शुड से उस चैप्टर के जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस और बिल्ड होता है। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में दिखे आपसे बन जाएंगे। नया टाइप का क्वेश्चन दिखे तो क्योंकि आपका कंसेप्ट इतना क्लियर था, आपकी क्रिएटिविटी काम आएगी और आपको नया क्वेश्चन भी सॉल्व करने में मदद करेगी। बट अगर आपने एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है और आपने उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 10,000 क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, आंसर रटने से आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, कंसेप्ट्स आने चाहिए। मैंने आपको बता दिया, फॉर एग्जाम्पल आप एकदम रैंडम एग्जाम्पल आपको दे रही हूं कि सेडिमेंटेशन टैंक हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। आपने देख लिया प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है कि सेडिमेंटेशन टैंक की एफिशिएंसी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है। आपने रट लिया सरफेस ओवरफ्लो रेट का होता है, बहुत बढ़िया। एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा, बट एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि आप लेंथ को चेंज करेंगे अपने सेडिमेंटेशन टैंक की, विड्थ को चेंज करेंगे सेडिमेंटेशन टैंक की, या डेप्थ को चेंज करेंगे अपनी सेडिमेंटेशन टैंक की, आपको एफिशिएंसी बढ़ते हुए कब दिखेगी। आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि आपने तो पढ़ा था एफिशिएंसी डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है सरफेस ओवरफ्लो रेट पे। आपको आगे पता होना चाहिए था कि सरफेस ओवरफ्लो रेट लेंथ इनटू विड्थ पे डिपेंडेंट होता है। तो जब तक आपको ये पूरा का पूरा क्लैरिटी नहीं होगी, आप किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। तो कोई भी सीरियस एस्पायरेंट जो पूरे सिलेबस को एक बार पढ़ चुका है, चाहे वो आरआरबी के लिए पढ़ा हो, एसएससी के लिए पढ़ा हो, गेट के लिए पढ़ा हो या ईएससी के लिए पढ़ा होगा, ये एग्जाम तब आपके लिए है। ओके, आपने अपने सिलेबस को एक बार पढ़ा है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नेक्स्ट 1.5 मंथ में अगर कोई चीज आपको हेल्प करेगी तो वो करेगी शॉर्ट नोट्स। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको रिवीजन करना होगा शॉर्ट नोट्स से। बिल्कुल भी अपने पूरे के पूरे फाउंडेशन नोट्स पे जंप मत करिएगा, किसी स्टैंडर्ड बुक पे जंप मत करिएगा, इतना समय आपके लिए नहीं है। हर एजुकेटर आजकल आपको शॉर्ट नोट्स देता है या आपने खुद से बनाए होंगे, वेल एंड गुड। शॉर्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस एंड कुछ नए क्वेश्चन जो आपको दिखे होंगे प्रीवियस ईयर अगर गेट के मिल जाते हैं, और आपको स्टेट एई जेई के जो क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। आप ऐसा बोलेंगे कि मैम हमने तो एई और जेई के लिए प्रिपेयर किया है, आप गेट और ईएससी के लेवल की बात कर रहे हो, तो एग्जाम के स्टैंडर्ड में तो डिफरेंस है, तो हम करें क्या? देखिए, ये थॉट मत रखिएगा कि आपको यहाँ एग्जाम में गेट लेवल के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। गेट जितना कैलकुलेटिव ओरिएंटेड एग्जाम है या जितना क्रिएशन और क्रिएटिविटी डिमांड करता है, उतना आपसे इस पूरे एग्जाम में डिमांड नहीं किया जाएगा, क्योंकि टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। तो आपको यहाँ पे कंसेप्ट अच्छी होनी चाहिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस दिखेंगे, हो सकता है बेसिक न्यूमेरिकल्स भी दिखें, बट गेट लेवल के क्वेश्चन की आपको इतना कंसेप्चुअल बिल्डिंग और इतनी क्रिएटिविटी चाहिए होगी, वो आप एक्सपेक्ट मत करिएगा, क्योंकि आपके पास उतना टाइम ही अलॉटेड नहीं है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा कि आप पहले शॉर्ट नोट्स को बार बार पढ़िए, मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और फिर मॉक देने के लिए उतर जाइए। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो बेस होता है ना, वो मॉक टेस्ट ही होता है। आप जब तक मॉक टेस्ट नहीं देंगे, आपको अपने स्पीड और एक्यूरेसी पे भरोसा नहीं हो पाएगा। आप में से काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी स्पीड गजब की होगी, बट उस स्पीड का कोई फायदा नहीं है जब तक आप चारों ऑप्शंस को ढंग से रीड नहीं करते हैं और करेक्ट ऑप्शन को टिक नहीं करते हैं। जब मार्क्स ही नहीं मिल रहे हैं तो ऐसी स्पीड की क्या जरूरत? मैं 15 मिनट में पूरा क्वेश्चन पेपर खत्म कर सकती हूं, तो क्वालिफिकेशन हो जाएगा क्या? ऑफ कोर्स नहीं हो सकता। वहीं पे आप बहुत एक्यूरेट हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर्स देते हैं। मैं भी, आप मेरे को कोई भी पेपर दीजिए और 5 घंटे का टाइम दीजिए, मैं आपको 100% रिजल्ट दे दूंगी। क्या फायदा उसका? देयर इज अ रीजन कि मुझे एक्यूरेसी और स्पीड को एक साथ मेंटेन करना है। वो मेंटेन आप तब करेंगे जब आप मल्टीपल मॉक टेस्ट देंगे। अभी आपके पास टाइम है, बट टाइम उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है या 90% सिलेबस कवर कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी फेक प्रॉमिस आपसे नहीं कर रही हूं। आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ शॉर्ट नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, तभी आपकी बात बनेगी। आप जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं अटेम्प्ट करिए, कंसेप्ट्स को क्लियर करने के बाद। अंधाधुंध सिर्फ आंसर्स को रटते हुए मत जाइएगा, कोई फायदा नहीं होना है। 1000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 10 क्वेश्चन अगर फंस भी गए एग्जाम में, क्या उखाड़ लोगे? और उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट और उनकी एनालिसिस पे ध्यान देना है। अभी टाइम इतना ही है, तो मेरी स्ट्रैटेजी भी कोई 1 घंटे की नहीं होने वाली है। टाइम ही इतना है, आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना होगा आपके टेक्निकल पोर्शन में। अपना टाइम ज्यादा अलॉट करिए टेक्निकल में, और थोड़ा टाइम दीजिए आपके नॉन टेक में कि कम से कम पेपर 1 क्वालिफाई हो जाए। उसके बाद जितना भी कवर अप करना है आप पेपर 2 में करते रहिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ रखेंगे अपने नॉन टेक में, तो आपका टेक्निकल डूब जाएगा, और पूरा टेक्निकल पे रखेंगे तो नॉन टेक निपटेगा। तो नॉन टेक के लिए आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अप्रोच होना चाहिए, ताकि आप उनको पढ़ के समझ सके। क्योंकि मैं फिर से कहूंगी, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज तो ऐसा टॉपिक है कि जो भी आपके स्काई के नीचे है वो सब आपके सिलेबस में है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है 1-1.5 महीने में ऐसा सिलेबस कवर कर पाना ग्राउंड जीरो से। तो थोड़ा आपका फाउंडेशन अगर बिल्ड होगा
तभी आप इस एग्जाम के लिए अपीयर करिएगा, वरना आप इसको एक रैंडम मॉक टेस्ट के जैसा समझ के जाके बस अटेम्प्ट करके आ जाना, बस इस एग्जाम से ज्यादा उम्मीद मत रखना। करेक्ट? बट वो सारे लोग जिन्होंने कम से कम एक बार आरआरबी, एक बार एसएससी या एक बार गेट के लिए प्रिपेयर किया है, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है, नंबर ऑफ सीट्स भी ज्यादा है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का आपके पास एक एडवांटेज होगा, क्योंकि आपको काफी सारी चीजें क्लैरिटी के साथ पता होंगी। आप एक क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं जानते होंगे तो कम से कम एलिमिनेशन तो कर पाएंगे, क्योंकि आपने प्रिपरेशन कर रखी है। एलिमिनेशन करके कुछ चीजों को हटाइएगा और फिर तुक्का लगा सकते हैं। करेक्ट? वैसे मैं एक्सपेक्ट करती हूं कि एक सेंट्रल लेवल के एग्जाम में बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए, बट अगर नहीं है तो ये आपके लिए एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज दोनों बन सकती है। कोशिश करिए कि ये आपके लिए एक एडवांटेज बने। राइट? बहुत ध्यान से, बहुत आराम से प्रिपेयर करिएगा। न्यू कमर्स, फ्रेशर्स को इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपके लिए मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप सिलेबस को कंप्लीट करने पे फोकस करिए। एक बार 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के बाद आपका जब सिलेबस कंप्लीट होगा, ऐसी कई अपॉर्चुनिटीज आपको दिखती रहेंगी। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि CIL MT 2026 एक आपके सामने आया और इसके बाद आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी तभी वर्थ इट होगी जब सिलेबस कंप्लीट होगा, कंसेप्चुअल बिल्डिंग हो गई होगी। तो आपका फोकस प्योरली होना चाहिए सिलेबस को कंप्लीट करने में, चाहे इस एग्जाम तक हो या ना हो। तो पूरा का पूरा फोकस सभी एस्पायरेंट को सिलेबस कंप्लीट करने में रखना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने पे करना है, और फिर आपके सामने जो एग्जाम्स आते हैं उसमें अपीयर करना है। आई वॉन्ट टू विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। शॉर्ट नोट्स पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए और मॉक दीजिए। टेक केयर एवरीवन।